16. Which lecture it is? Lecture 17, 18, which one? ठीक है, ये फाइनल लेक्चर है, ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो आपको मैंने बताया कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी वो रिजाइन कर दी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड, ठीक है। कांग्रेस कहाँ कहाँ जीती थी? 6 प्रोविंस में मेजोरिटी में थी, +2 में इसने सरकार फॉर्म किया था, ठीक है, तो 8 में थी। और इसने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया वो आप लोग को पता है, ठीक है। तो रिजाइन क्यों किया, पहले कब किया ये देख लो, 22 दिसंबर 1939 तब रिजाइन किया, ठीक है। और एज ए रिजाइन करने का कारण क्या था, जो वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज पार्टी टू वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, पार्टी एज बिलिग्रेंट कंट्री, ठीक है। हु डिक्लेयर्ड इट? वाइसरॉय, विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स, ठीक है। इंडिया क्यों नहीं पार्टी हो सकता था एज पर इंडियन लीडर्स? देखो, ये जो वॉर था ना, वर्ल्ड वॉर 2, तो इस वॉर में जो एक्सिस पावर थी और जो अलाइड पावर थी उसके बीच में लड़ाई जो एक्सिस पावर कर रही थी, ये बोल रही थी फॉर डेमोक्रेसी, टू सेव डेमोक्रेसी, ठीक है। एक बात बताओ, इंडिया स्लेव कंट्री है, इंस्लेव्ड, ठीक है, नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। सो हाउ कम इंडिया बी ए पार्टी टू ए वॉर विच इज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी? तो पहले इंडिया को इंडिपेंडेंट तो कीजिए। ये एक गलती हो गई लीडर से, ये प्रिंसिपल वाला काम था, इन्होंने इस प्रिंसिपल पे रिजाइन कर दिया। इससे मौका भी मिल गया और खुशी भी मिल गई जिन्ना को। जिन्ना वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। जिन्ना को हैप्पीनेस इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्शन में उसकी हालत खराब थी मुस्लिम लीग की। अब देखो जिन्ना के हैप्पीनेस और आइडिया ऑफ पाकिस्तान कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इससे आपको एक क्वेश्चन आएगा, मैं बता देता हूं क्या, ठीक है। पाकिस्तान का नाम किसने कॉइन किया था? एनी आइडिया हु हैज गिवन द नेम पाकिस्तान? एनी आइडिया हु हैज गिवन द नेम पाकिस्तान? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, नेम पाकिस्तान जो है ना, नेम, कॉइनिंग ऑफ नेम, ये चौधरी रहमत अली दिए थे। रहमत अली, ठीक है। आइडिया कहां से जर्मिनेट हुआ वो पहले देखने आया। फर्स्ट फेज 1930 को मोहम्मद इकबाल, इनको आलमा इकबाल भी कहते हैं, आलमा इकबाल, ठीक है। मोहम्मद इकबाल है या आलमा इकबाल ही नाम है? आलमा इकबाल ही है, ठीक है। तो आलमा इकबाल ने 1930 में एक आइडिया दिया कि हम क्लब कर लेते हैं 3 प्रोविंसेस को, ठीक है, क्लबिंग ऑफ 3 प्रोविंसेस, ठीक है। उसमें आएगा आपका फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, प्लस सिंध, प्लस कश्मीर, ठीक है। ये आलमा इकबाल खुद कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली से थे, बाद में इनके 4 फादर्स कन्वर्ट हो गए थे तो मुस्लिम हो गए थे। तो इनको फ्रंटियर प्रोविंस जो था, सिंध और कश्मीर मिलाकर के एक क्लब करके एक बनाना था, विद इन द फेडरेशन, विद इन द फेडरेशन,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक लूज फेडरेशन और प्रोविंस बन जाते। ठीक है, तो इससे इन्होंने आइडिया स्टार्ट किया कि जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी हो। 1935 में क्या हुआ ना, ऑक्सफोर्ड में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, ये बंगाली मुस्लिम था। ठीक है, इसने बोला कि हम है ना एक अलग कंट्री बनाते हैं जिसका नाम होगा पाकिस्तान। PAKSTAN, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान। ठीक है, इसमें होगा पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध। ठीक है, और तान फॉर बलूचिस्तान। पहले आइडिया था, अफगानिस्तान को बाद में हटाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद हो गया पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। ठीक है, आइडिया में ये आया। तो इनका आइडिया था, ये कॉलेज में पढ़ते थे, तो इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को बुला करके ऐसा कुछ फोरम तैयार किया और बोले। तो लोग उस समय हंसे, लेकिन 2 साल के अंदर ही ना जिन्ना ने इस सारे चीज को ग्रैब कर लिया। जिन्ना को बनना था सोल स्पोक्स पर्सन फॉर मुस्लिम, कि उनको भी कुछ लोग समझे। तो उन्होंने इस दोनों आइडिया और क्वाइनिंग को एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। गॉट कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल प्रोग्राम बाय जिन्ना। ठीक है, और 1940, आपको पता है 22 दिसंबर 1939 में क्या हुआ है, सरकार रिजाइन कर दी है। तो 1940 24 मार्च को इन्होंने कहा हम लेके रहेंगे पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करता है मुस्लिम लीग। रेजोल्यूशन पास्ड बाय मुस्लिम लीग एट लाहौर। ठीक है, अब इसको हवा कौन देता है, इसको हवा देना जरूरी है, तभी तो इंडिया में डिवाइड एंड रूल होगा। तो 8 अगस्त, यहां से मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं, इफ यू गाइस आर कंफर्टेबल। जब कांग्रेस रिजाइन कर चुकी है, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं, तो इस चीज को और भी हवा देने की जरूरत है ना, तभी तो डिवाइड एंड रूल होगा। ठीक है, तो इसमें हवा दे दिया लिलिथ गो ऑफर, उसको अगस्त ऑफर भी कहते हैं। 1940 का अगस्त का टाइम है, 8 अगस्त। ऑफर, अगस्त में ऑफर दिया, तो अगस्त ऑफर कौन दिया, लिलिथ गो। ठीक है, ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। ठीक है, ऑफर क्या ऑफर दिया, वॉर तो स्टार्ट हो गया था, तो ऑफर दिया डोमेनियन स्टेटस टू इंडिया। अब जब वॉर स्टार्ट हो गया है तब दे रहा है डोमेनियन स्टेटस टू इंडिया। इंडिया तो 1929 में ही फ्रीडम क्या मांग कर चुका है, इंडिया। ठीक है, दूसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन की होगी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन, इंडियंस। ठीक है, इसका जो फुल वेट होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रॉब्लम कौन रेज करेगा, फुल वेटेज टू
माइनॉरिटीज व्यू। ठीक है, देखो पहले क्या बोल दिया कि डोमेनियन स्टेटस मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करने का जो अधिकार है वो इंडियंस को मिल जाएगा, तुम ही करो खुद से, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अधिकार नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फुल वेटेज टू माइनॉरिटी व्यू, माइनॉरिटी अगर अपोज कर दे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन पास नहीं होगा। और इसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी ना, इसमें जो माइनॉरिटी होगा वो सिर्फ मुस्लिम लीग ही अपॉइंट कर सकता है, ये मुस्लिम लीग का डिमांड था। ठीक है, और सिर्फ फुल वेटेज टू माइनॉरिटी व्यू दे दिया तो कांग्रेस ने इसका अपोज किया। ठीक है, पहले कांग्रेस ने ये बोल के अपोज नहीं किया, कांग्रेस ने ये बोल के अपोज किया। ठीक है, डोमेनियन स्टेटस नहीं चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ये लोग क्या बोल के अपोज किए, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग एक्सेप्ट किया कि हमको तो मिल रहा है फुल वेटेज। तो अगस्त ऑफर रिजेक्ट हुआ, पर इट लेड टू फर्दर डिवाइड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदूज एंड मुस्लिम। तो अगस्त ऑफर के बाद गांधी जी को लगा कि देखो कंट्री में कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो कुछ यही सब उल्टा पुल्टा काम करेगा ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने अक्टूबर में स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। सत्याग्रह, ठीक है। तो इसमें पहले सत्याग्रही कौन थे, ये क्वेश्चन आता है। एनी आइडिया हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही? विनोबा भावे। यस, ये क्वेश्चन आपको आता है। तो पहला सत्याग्रही है आपके आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे है ना, बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस हो जाने के बाद भूदान मूवमेंट चलाते हैं। तो गांधी के दो, जो गांधी हैं उनकी लेगेसी को के दो उनके वारिस होते हैं। ठीक है, देयर आर टू पीपल आफ्टर गांधी वी विल टेक द लेगेसी ऑफ गांधी। तो आचार्य विनोबा भावे स्पिरिचुअल लेगेसी गांधी का ले लेते हैं। गांधी जी खुद बोले हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कि ये उनके स्पिरिचुअल लेगेसी को ले लेते हैं विनोबा भावे, पॉलिटिकल लेगेसी जवाहरलाल नेहरू ले लेते हैं। ठीक है, तो विनोबा भावे इन्होंने एक और चलाया है भूदान मूवमेंट, ये आपके एग्जाम में आता है। भूदान, भू का मतलब होता है जमीन, दान का मतलब होता है डोनेशन, लैंड डोनेशन मूवमेंट, भूदान मूवमेंट। याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा विनोबा भावे। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं आपके पटेल एंड नेहरू। ठीक है, पर इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो पब्लिक इंथुजियाज्म नहीं हुआ, तो गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, कि जाने दो, पब्लिक इंथुजियास्टिक नहीं है। गांधी जी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि किस समय करेंगे तो कुछ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, मार्च अप्रैल 1942। ये 1940 की बात चल रही है। क्रिप्स मिशन आता है, मिशन 1942 में, मार्च। और इनको लगता है कि इंडियन का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मार्च 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। इसको लीड करते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये कैबिनेट मेंबर होते हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के, कैबिनेट के मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये आके कहते हैं कि इंडिया को डोमेनियन स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रपोजल आता क्यों है? ही टॉक्स ऑफ डोमेनियन स्टेटस। एनीवन कैन हु टेल मी डोमेनियन स्टेटस का प्रपोजल देने ये क्यों आते हैं जब ऑलरेडी रिजेक्टेड है? क्यों आते हैं? कैन एनीवन? ब्रिटिश को
ब्रिटिश को वॉर में मदद का जरूरत था इसीलिए। क्यों अचानक ब्रिटिश को इंडियंस का जरूरत पड़ गया वॉर में? इसी को कहते हैं, हिस्ट्री को समझना होगा। बताइए, ट्राई कीजिए कि अचानक क्यों लगा मार्च 1942 में कि ब्रिटिश को इंडिया का जरूरत होगा। देखो, जापान को तारीख। हाँ देखो हुआ क्या। जापान है ना, बर्मा में घुस गया। ठीक है, बर्मा से, बर्मा वॉज वोन बाय जापान बाय मार्च 1942। ठीक है, ठीक है। एंड सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस, ठीक है। और इससे पहले रास बिहारी बोस, बिहारी बोस, ठीक है। ये सब 1942 के समय इंडिया इंडिपेंडेंस लीग टोक्यो में फॉर्म कर चुके थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, लीग, ठीक है। रास बिहारी बोस काफी बूढ़े हो चुके थे, पर ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे 1911 के समय। ठीक है, 1911 के समय ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। ठीक है, इंडिया में, और जापान चले गए थे। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था जापान में मार्च 1942। और सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से निकल चुके थे 1941 में। ठीक है, यहां से निकल गए थे। ठीक है, और जुलाई 1943 तक ये सिंगापुर पहुंच जाते हैं, जहां पे ये ज्वाइन करते हैं आईएनए को। आईएनए इज फॉर्म्ड बाय कैप्टन मोहन सिंह, मोहन सिंह। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी इज फॉर्म्ड बाय कैप्टन मोहन सिंह। तो आपके सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस इसको आजाद हिंद फौज बना देते हैं, आजाद हिंद फौज। ठीक है, इसको बना देते हैं आजाद हिंद फौज। होने के लिए इंडिया आजाद होना जरूरी है ना जी। तो इन्होंने सिंगापुर में ही एक गवर्नमेंट बना दिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट। फॉर द टाइम बीइंग को क्या कहते हैं? प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। 1943 में ये बना देते हैं। तो रास बिहारी बोस और सुभाष बोस का हिटलर से मिलना 1941 में। एंड सुभाष बोस इज ए वेरी पॉपुलर लीडर इन इंडिया। ठीक है, तो ये दौड़ते दौड़ते क्रिस्प आता है इंडिया में कि भाई बर्मा में तो जापान घुस गया है। ठीक है, और जापान हरा दिया अंको रंगून में, कैप्चर कर चुका है। तो भाई इंडियंस को अपने साथ लाओ, क्या पता इंडियंस भी कूद जाए। और ये टाइमिंग देखो गांधी का। गांधी क्या बोले कि देखो, ये इंडियन टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी है। ठीक है, बर्मा में जब डिफीट हुआ तो ब्रिटिशर्स भाग गए वहां के लोकल लोगों को छोड़ करके। ठीक है, और सारा खाना वाना और कुआं में पॉइजन कर दिया। जब वो भागने लगे, जब वो रिट्रीट करने लगे, तो खाना जला दिए, कुआं को पॉइजन कर दिए, बोट जला दिए। तो लोकल लोग क्या करेगा? वो तो नहीं था ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा। तो गांधी जी ने बोला कि ये सही टाइम है। डिक्लेयर कर दिया उन्होंने 8 अगस्त को, मुंबई में थे 1942। ठीक है, वहां पे एक मैदान है जिसको कहते हैं आजाद मैदान, ग्वालिया टैंक मैदान है। वहां डिक्लेयर कर दिया क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ो। और स्लोगन क्या दिया? करो या मरो, डू और डाई। अब बताओ, पीसफुल में तो डाई नहीं ना होगा। और इसको बोला जिसको जैसे इंटरप्रेट करना है करो। इसीलिए मैं बोलता हूं गांधी जी इज बोथ लायन एंड फॉक्स। डू और डाई का मतलब क्या है? गांधी जी से लोग पूछा तो बोला जो इंटरप्रेट करना है तुम लोग करो। क्योंकि गांधी जी को 9 अगस्त में जेल में डाल दिया। गांधी जी को पता था कांग्रेस की सारी जो टॉप लीडरशिप की थी इसको जेल में डाल दिया। ठीक है, और मूवमेंट को अब पब्लिक के हवाले गांधी जी ने कर दिया कि हमने तैयार कर दिया है, तुमको कोचिंग दे दिया है, अब तुम एग्जाम निकालो 15 अगस्त को। ठीक है, 15 दिसंबर को। तो 9 अगस्त को
8 अगस्त को गांधी जी बोले डू और डाई, जैसे इंटरप्रेट करना है करो, और 9 को गांधी जी को जेल में भेज दिया। ठीक है, सारे लीडरशिप जेल में थे। उस समय दो तीन काबिल लीडर बनते हैं। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, इसको आप लोग ज्यादा नाम नहीं सुने होंगे, पर ये बहुत बड़े लीडर हैं। ठीक है, इनकी वजह से इंडिया में सोशल रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, दूसरा नाम है जय प्रकाश, जेपी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब बिहार और उत्तर प्रदेश का आदमी एकदम फोर फ्रंट पे आ गया। ठीक है, और महाराष्ट्र में भी हुआ। ठीक है, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता। उषा मेहता क्या की, इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट कर दिया, रेडियो स्टेशन। ठीक है, और उसमें ये लोगों से डायरेक्ट संपर्क करती थी और बताती थी कि हमें क्या करना है। ये यूपी में, ये पूरा बिहार वाले को में एक काम किया इसने, बनाया आजाद दस्ता, और सबको बम बनाना सिखा दिए। ठीक है, और खुद नेपाल चले गए, वहां से सबको ट्रेन करते थे, इधर आता था, इनको पकड़ लिया 1945 में, जेल चले गए। तो गांधी जी ने बोला कि हम कोई बात नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स से। ठीक है, और गांधी जी चले गए फास्ट अंटिल डेथ, और 21 दिन का इन्होंने फास्ट किया नॉन स्टॉप। आप 21 घंटा का नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और 13 दिन बाद इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं ये बात कर रहा हूं 1943 की। ठीक है, जो गांधी जी कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट वायलेंस कर रही है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके खिलाफ इन्होंने सीधे फास्ट अंटिल डेथ कर दिया। और 13 दिन बाद इनकी तबीयत एकदम खराब हो गई, लोगों को लगा कि गांधी जी आज हैं कल नहीं रहेंगे। पर वो गांधी जी का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ था कि उन्होंने 21 दिन का जो फास्ट प्रपोज किया था उसको खत्म किया। ठीक है, और इन्होंने बोला कि हम कोई भी वायलेंस को कंडेम नहीं करेंगे। अब वायलेंस इज नॉट टू बी कंडेम्ड। और इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया अब, कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है ना, इन्होंने नॉन वायलेंस को बोला गलत है। ठीक है, पर आपके ऊपर कोई हमला करता है और आप उसका प्रतिकार नहीं करते हो, यू डोंट रेफ्यूट, वो पाप है। मतलब अगर कोई हमला कर रहा है तो उसको उसको जवाब दो। लोग बोलते हैं ना, गांधी जी ने बोला एक थप्पड़ पे गाल मारो तो दूसरा दिखा दो। नहीं, गांधी जी ने डेफिनेशन सिलेबस को अपडेट किया। वो शुरू में बोला था 1920 में, बोला था 1943 आकर के बोला कि अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो तुम दो मारो। ठीक है, इन्होंने कंडेम नहीं किया वायलेंस को। ठीक है, गवर्नमेंट परेशान, पूरा इंडिया में चल रहा है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या क्या हो गया, पैरेलल गवर्नमेंट बन गया 4 जगह। बलिया, यूपी में, यूपी बिहार बॉर्डर पर है बलिया, समझे, वहां पे बना चित्तू पांडे का पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है, ये पहला पैरेलल गवर्नमेंट हुआ, मतलब कोर्ट कचहरी जो अफसर सब थे सब रिजाइन किए, यही लोग डीएम हो गया, यही लोग सरकार हो गया। ठीक है, दूसरा बना आपका मिदनापुर, बंगाल में, उस जगह का नाम है तामलुक। मिदनापुर। ठीक है, जो सबसे लंबा बना वो बना सातारा में। ठीक है, इसके लीडर थे नाना पाटिल। लॉन्गेस्ट पैरेलल गवर्नमेंट, लॉन्गेस्ट रनिंग। ठीक है, उड़ीसा में भी बन गया तालचर में। ठीक है, हो गई आपका परेशान, पूरा का पूरा परेशान हो गई। ठीक है, इंग्लैंड पूरा परेशान हो गया। तो कांग्रेस के तरफ से एक फॉर्मूला दिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इन्होंने फॉर्मूला दिया कि कैसे मुस्लिम के हित को भी और हिंदू के हित को भी बरकरार रख करके कंट्री को बनाया जाए। ठीक है, 1944 में।
ठीक है, क्योंकि अंग्रेज को तो पता चल चुका था कि अब इस कंट्री को संभालना मुश्किल है, पैरेलल गवर्नमेंट बना चुका है। ठीक है, तो इन्होंने सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, इस फॉर्मूला में क्या था 1944 के, कि देखो आपका प्रोविंस जो है वो एक लूज फेडरेशन में आएगा, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रहेगा, बस तीन चीज कॉमन रहेगा: डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन रिलेशन। ठीक है, तो आपका जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है वहां पे प्लेबिसाइट करा देंगे कि हम सेपरेट होना चाहते हैं या नहीं। प्लेबिसाइट, ठीक है, प्लेबिसाइट करा देंगे हम मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस में। ठीक है, कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, और लूज फेडरेशन बना देंगे। तो इसमें जिन्ना ने कहा ना कि प्लेबिसाइट तो होगी लेकिन इसमें वोट सिर्फ मुस्लिम करेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ पे जिन्ना का घंटा कुछ नहीं चलता था। पंजाब, ठीक है, बंगाल, इसमें वोट सिर्फ मुस्लिम करेंगे। तो ये गलत बात था। आपको एक पता है एक जगह सिलहेट, पता है एक जगह सिलहेट है, करीमगंज का नाम सुना है, आसाम में। हेलो। यस सर। तो उसके जस्ट अपोजिट सिलहेट है बांग्लादेश में, वहां पे हिंदू का पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, वहां पे प्लेबिसाइट हुआ, हिंदू लोग बोला कि सवेरे सवेरे हम नहीं जाएंगे, हम दोपहर में खाना वाना खा के जाएंगे। ठीक है, सारे मुस्लिम प्लेबिसाइट दे दिए और हिंदू जो फोर्स गई वापस, हिंदू लोग जो गए तो इनको जाने नहीं दिया, वोट करने ही नहीं दिया। ठीक है, आप बोलोगे कि मुझे कैसे मालूम, वन ऑफ माई फ्रेंड्स फादर वॉज प्रोफेसर इन एनआईटी सिलचर लॉन्ग बैक, 2006 या 2008 में रिटायर कर गए थे। तो वो तभी छोटे बच्चे थे। ठीक है, जब ये प्लेबिसाइट हुआ था तो वो छोटे बच्चे थे, 70 साल की उम्र का, हमको कहानी बता रहे थे। उनकी लेट शादी हुई थी, तो वो बता रहे थे कि हमें वोट देने ही नहीं दिया गया था। और सिलहेट बाद में, ये बात की कहानी है। ठीक है, तो इस चीज का विरोध हुआ, कांग्रेस ने बोली सिर्फ मुस्लिम कैसे दे सकते हैं प्लेबिसाइट में, तो ये फॉर्मूला फेल कर गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला फेल कर गया तो उसके बाद आया वेबल्स प्लान। ठीक है, 1945। ठीक है, वेबल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, बोला गांधी जी को आने, कांग्रेस के सारे टॉप लीडर आए और मुस्लिम लीग को बुलाया। ठीक है, तुमको एक चीज बताए थे कि यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को जेल में रख लिया था 1945 में, तो गांधी जी बोले कि हम तब तक नहीं अटेंड करेंगे जब तक उसको फ्री नहीं करोगे। तो गांधी जी ने स्टैंड लिया है। जब वो सोचे कि कंट्री तैयार है वायलेंट मूवमेंट के लिए, तो उन्होंने वहां भी स्टैंड लिया। तब जयप्रकाश नारायण को जेल से रिलीज किया गया, तब गांधी जी अटेंड किए शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और जब गांधी जी अटेंड किए तो जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि एक प्लान डिवाइड हो। ठीक है, तो वेवेल प्लान क्या था, आपको बताएं कि दो चीज था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था और एक क्या था, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, इसने बोला कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को मेंबरशिप मिलेगा। ठीक है, और इक्वल नंबर ऑफ हिंदू और मुस्लिम होंगे। ठीक है, पॉपुलेशन बराबर नहीं है फिर भी देंगे, चलो। ये सब चालाकी था यार ये लोग का। और मुस्लिम जो होगा ना, उसको नॉमिनेट करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग के पास रहेगा। ये अपीजमेंट था। और उस समय कांग्रेस के हेड प्रेसिडेंट कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद।
अब बताओ कि कांग्रेस के हेड मुसलमान है और यहां पर बोलता है कि मुस्लिम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहेगा उसका अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को रहेगा। ठीक है। और ये जिन्ना का स्टैंड था कि ऐसा ही होना चाहिए, इस कारण ये प्लान भी फेल कर गया। ठीक है। और साइमल्टेनियसली क्या हुआ आपका, कराची और बॉम्बे में, बॉम्बे एंड कराची, अगस्त जुलाई में हुआ था आपका वेवल प्लान शिमला में, जुलाई। ठीक है। और ये 6 महीना के अंदर ऑलमोस्ट फेब्रुअरी 1946 रॉयल नेवी जो है ना, रॉयल नेवी, जो इंडियन नेवी थी उस समय उसको रॉयल नेवी कहा जाता था, ये रिवोल्ट कर दिया गया। ठीक है। अब जब ब्रिटिश आर्मी ही रिवोल्ट करने लगेगी, डिफेंस पर्सनल ही रिवोल्ट करेंगे, तो इसमें से क्या हुआ, ब्रिटिश का दिमाग खराब हो गया। उनको लगा कि भाई अब तो मेरा नेवी ही रिवोल्ट कर रहा है। इस रिवोल्ट को रोका गया बाय द हेल्प ऑफ वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना। देखो एक बात बता देते हैं, पूरे इंडिया में गांधी के बाद जो दूसरा स्टेट्समैन हुआ है तो वल्लभ भाई पटेल हुए हैं। इनको पता था कि आर्मी के पास अगर ज्यादा पावर देंगे तो डेमोक्रेसी फेल हो जाएगा, इसको ये बात नहीं पता था। पता भी था तो अपने यहाँ वैसा कुछ प्लान डिवाइस नहीं कर पाए। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया इंडिपेंडेंस होते साथ आर्मी को सिविल से बहुत ही दूर रखा। होम मिनिस्टर थे, उन्होंने आर्मी का इंटरफेरेंस रखा ही नहीं। ठीक है। ठीक। और ये बात पाकिस्तान में लागू नहीं हुई। आर्मी वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। वल्लभ भाई पटेल नहीं होने दिए, बोले कि आर्मी अपना काम करे, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में उसका कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है। और इन्होंने ही इंडियन पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्टैब्लिश किया है। ठीक है। इससे पहले था माउंट अबू में, वो ब्रिटिशर्स का था। ठीक है। तो इन्होंने सेपरेट रख दिया। तो इन्होंने इस जो नेवी का रिवोल्ट हुआ था इस समय समझ चुके थे, तो ब्रिटिशर्स वे टोटली शॉक्ड, सर, शॉक्ड। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था ना, यूएस हैज ट्रीटेड इंग्लैंड एज ए जूनियर प्लेयर, ट्रीटेड इंग्लैंड एज ए जूनियर, और पूरा यूरोप डिवेस्टेटेड हो चुका था। ठीक है। तो यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए पैसा कौन दिया, यूएस। और पैसा देने के बाद बदले में इसने गोल्ड खूब खरीदा। ठीक है। अब गोल्ड खरीदने के बाद अपनी डॉलर को इंटरनेशनल एग्रीमेंट करके वर्ल्ड का ग्लोबल करेंसी बना लिया। तो ये सब सबकी हालत खराब थी अभी। ठीक है। तो ये लोग सोचा कि नहीं, अब किसी भी तरह से है ना इंडिया को छोड़ना होगा। ठीक है। उसी समय क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ। इसमें कांग्रेस को सक्सेस मिला, सक्सेस। ठीक है। इसमें फिर प्रॉब्लम किसको हुआ, मुस्लिम लीग को हुआ, मुस्लिम लीग। ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसका पूरा विरोध किया 1946 में। ठीक है। फिर इलेक्शन भी उसी साल हुए, उसमें भी मुस्लिम लीग को अच्छी खासी मेजोरिटी मिल गई। विद इन 1937 में हुआ था और विद इन 9 इयर्स मुस्लिम लीग पॉपुलर बन चुका था। ठीक है। तो ये ज्वाइन किया नेहरू के कैबिनेट को 1946 में। ठीक है। नेहरू जी का कैबिनेट बना, उसको ये ज्वाइन किया। ठीक है। पर फिर दोनों के बीच में बात नहीं बनी और वो डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है। तो फाइनली दिसंबर
1946 एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है। पहले दिन इसके प्रेसिडेंट होते हैं एस.एन. सिन्हा। दूसरे दिन प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इस असेंबली को मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नॉट ज्वाइंड बाय मुस्लिम लीग। उसका कहना है कि हमारा अब पाकिस्तान बनेगा और हम वायलेंस स्टार्ट कर देंगे जब तक पाकिस्तान नहीं मिलेगा। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे और वायलेंस इसका स्टार्ट हो गया। इसको देखते हुए लिलिथ गो को ट्रांसफर किया गया और आए आपके माउंट बेटन। माउंट बेटन। ठीक है। माउंट बेटन काफी पढ़े लिखे आदमी थे। ठीक है। इनको सिर्फ आप ब्रिटिश एजेंट के नजरिए में नहीं देखिए, यही बनते ब्रिटेन के प्रेसिडेंट, सॉरी किंग। लेकिन उस समय ये बाहर थे और इन्होंने एक कॉमनर लड़की से शादी कर लिया था, नॉन रॉयल। ठीक है। तो इसके लिए ये एलिजिबल नहीं हुए, नहीं तो जॉर्ज फिफ्थ के बदले यही बनते। ठीक है, किंग। इनको कहा जाता था प्यार से डिकी बर्ड। तो इस प्लान को कहा जाता है डिकी बर्ड प्लान्स भी। तो ये प्लान लेके आए जून 1947 में। ठीक है। और इन्होंने बोला कि इंडिया को छोटे छोटे राज्य में नहीं बांटा जाएगा। ऐसा किया जाएगा कि जो पाकिस्तान हो वो एकदम छोटा बन सके, जितना छोटा हो सके, और रेस्ट ऑफ इंडिया रहेगा। ठीक है। क्यों? यही अब कांग्रेस चाहती थी कि जो पार्टीशन हो उसमें मिनिमम हिस्सा अलग हो कंट्री से। ये कांग्रेस चाहती थी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम मेजोरिटी वाला हिस्सा मिल जाए। पहले क्या था, अंग्रेज लोग क्या चाहते थे, जो जो रॉयल किंग्स हैं वो लोग अपना इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इन्होंने बोला बल्कनाइजेशन को स्टॉप करते हैं, जो मुस्लिम है वो हट जाए, हटना चाहती है, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया हो जाए। गांधी और नेहरू क्या सोचते थे, ये टेम्पररी है। जिन्ना लोग को पाकिस्तान मिलेगा तो ये लोग रियलाइज करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाद में इंडिया में मिल जाएगा। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल का कहना था नहीं, टेम्पररी नहीं है, सदा सर्वदा के लिए है। उनको पता था। वो कह रहे थे कि नहीं, पार्टीशन हमेशा के लिए हुआ है और एक बार चला गया है, जाने दो, मत बुलाओ ऐसे लोगों को। अंबेडकर का कहना था कि जब तक पूरी तरह से अलग नहीं हो जाते हैं मुस्लिम इंडिया से, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। ये आपको लगता होगा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अंबेडकर को पढ़िएगा तो अंबेडकर ने ये बात साफ बोला है। ठीक है। कि अगर इन लोग को अलग कंट्री चाहिए तो सब चले जाओ, क्योंकि ये लोग जब तक रहेंगे, मुस्लिम लोग, उनके अंदर ये इशू रहेगा, क्योंकि इस्लाम का नेचर ही है, उम्मा का कंसेप्ट है। ठीक है। अंबेडकर को डिटेल में पढ़ना होगा। बस ये तीनों का स्टैंड मैं बताना चाहता था आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका कहना था अलग हुआ है, अलग होने दो। ठीक है, दोबारा मत मिलो। इनका कहना था ये टेम्पररी है, जितना इनका हेल्प कर सकते हो करो, बाद में तो अपना भाई है, वापस आएगा। इनका कहना था कि पूरी तरह से अलग हो, आधा अधूरा मत अलग हो, प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। ठीक है। तो माउंट बेटन ने प्लान लाया और बोला कि 1948 30 अगस्त तक, 1948 अगस्त तक इंडिया को इंडिपेंडेंट किया जाए। ठीक है। और इस बिल को पास कराया गया आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट पार्लियामेंट में 1947 जून के समय, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और सर रेडक्लिफ जो थे उनको बुलाया गया और बोला गया मैप बनाओ। बेचारे को इंडिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है। यहाँ पर बैठ करके ड्राइंग रूम में, और उनका पेट खराब हो गया था इंडिया आते साथ, तो बार बार बाथरूम जा रहे थे। उन्होंने मैप को बांट दिया जैसा उनको समझ में आया। ठीक है। दो नेशन बन गए। अचानक से ब्रिटेन क्या बोलता है, 14 अगस्त को इंडिया को छोड़ के हम लोग निकल रहे हैं 1947, आप इंडिपेंडेंट हो। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को 1947 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया।
नेहरू जी एस्ट्रोलॉजर से पूछे तो बोला 15th सही रहेगा, तो 15th को यहाँ पे सरकार बनी, वो शपथ लेते हैं। नेहरू जी को नहीं मानता था कोई कांग्रेस वाला कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, गांधी जी का प्रेशर था, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे वल्लभ भाई, गांधी जी वल्लभ भाई को कहे कि भाई आप मत बनो, तो वल्लभ भाई ठीक है जैसा आप बोल रहे हो बापू। वल्लभ भाई चले गए, 19 एक दो साल में निकल गए इंडिया से, ठीक है, मतलब ही डाइड। तो इनके पास इतना टाइम नहीं था कि इंडिया को ये कुछ कर पाते, लेकिन जितना करना था इन्होंने कर दिया। इन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और जितने रिमेनिंग प्रिंसली स्टेट थे सबको इंडिया में शामिल करवाया। इनके पास एक ही नहीं आया सॉल्यूशन कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर का प्रॉब्लम है ना, नेहरू खुद सॉल्व करने लगे। नेहरू अच्छे इंसान जरूर थे पर स्टेट्समैन, पॉलिटिकल स्टेट्समैन नहीं थे। तो कश्मीर का मामला आज तक फंसा है। इस आदमी ने नेहरू को बोला था कि बेटा तुम इसमें मत जाओ, छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूं वही करो। तो नेहरू जाके यूएन को, इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो से यूएन से बोले कि आप बताइए कश्मीर में क्या करना चाहिए। ये अपने सेक्रेटरी को दौड़ाए नेहरू जी के पास कि जाओ बोलो उसको नहीं बोलने। तब तक नेहरू ने अनाउंसमेंट कर दिया था। अभी भी जो कश्मीर का पोर्शन इंडिया में है ना, वो इसी आदमी के बदौलत है। इसी ने हरि सिंह को बोला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन करो, जब तक साइन नहीं करोगे हम इंडियन आर्मी को नहीं भेजेंगे। तो अभी भी जो कश्मीर ऐसे वाला आपको कश्मीर दिखता है, ये इंडिया के पास है। दिस पोर्शन, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो जाता है, इंडिया आजाद हो जाती है 1947, 15 अगस्त। विद दिस योर मॉडर्न हिस्ट्री क्लोजेस। ठीक है, और आपको जो नोट्स दिया है उसी से सवाल आएंगे, ठीक है, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। तो आपसे जो बोला जा रहा है वो कीजिए, और मुझसे जो हो पाएगा अगले 7 8 10 दिन वो मैं कर दूंगा, ठीक है।